दोस्तों, अगर आप भी सामान्य कैटेगरी से आते हैं और ईडब्ल्यूएस का लाभ लेने के लिए ईडब्ल्यूएस बनवाना चाहते हैं या फिर कई बार बनवाए भी होंगे, तो आपसे जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है दोस्तों। क्योंकि बिहार सरकार ने जो है ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड नई गाइडलाइन जारी की है कि कैसे ईडब्ल्यूएस बनाया जाना है, किन लोगों का ईडब्ल्यूएस बनेगा। बहुत सारी चीज़ें जो है कन्फ्यूज़ में रहती थी। कर्मचारियों को भी नहीं पता होता था और पब्लिक को भी नहीं पता था। तो उन सारे सवालों का जवाब सरकार ने सरकार की जो सामान्य प्रशासन विभाग है बिहार सरकार का, उसके माध्यम से पब्लिकली किया गया है कि किन लोगों का ईडब्ल्यूएस बनाया जाएगा, किन का नहीं बनाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए कौन-कौन से क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करना होगा। अगर विधवा महिला है तो उसका ईडब्ल्यूएस कहाँ से बनेगा, विवाहित महिला है तो उसका ईडब्ल्यूएस कहाँ से मिलेगा, छोटा बच्चा है 18 वर्ष से कम उम्र का कोई छात्र छात्रा है तो उसका ईडब्ल्यूएस कैसे बनेगा। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे दोस्तों। और आइए जानते हैं दोस्तों कि क्या-क्या सरकार ने नया नियम लगाया है, सारी जानकारी हम आगे जानते हैं। दोस्तों, इससे जुड़ा जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा पत्र निर्गत किया गया है, उसको हम लोग देखते हैं और एक-एक चीज़ को जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा 6/4/2026 को ये चिट्ठी जारी की हुई है। इसमें कहा गया है आर्थिक रूप से कमजोर जो है वर्ग के लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के संबंध में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो एफएक्यूज परिचालित करने के संबंध में है। तो इसमें कहा गया है दोस्तों, जैसा कि मैं आगे आपको ले चलता हूँ और क्या-क्या इसमें कहा गया है सारी जानकारी हम आगे बताते हैं, एक-एक करके जानते हैं। तो हम सीधे चलते हैं, जो भी एफएक्यू है उसको जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो लोगों द्वारा पूछा जाता है, पब्लिक द्वारा पूछा है, बिहार पदों एवं सेवा की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को दे आरक्षण संबंधी प्रावधान किस अधिनियम द्वारा परिचालित किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं ईडब्ल्यूएस का जो नियम है वो कब लागू किया गया था। इसमें जो है 10% का जो है वो आरक्षण दिया जाता है शैक्षणिक संस्थानों में और नौकरी में भी। ये जो नियम लागू किया गया था ये 23 फरवरी 2019 से लागू किया गया था। अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कि कौन-कौन सी जाति के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो वह व्यक्ति जो या परिवार जो केंद्र सरकार के से ईडब्ल्यूएस मानदंड के अनुसार हो, जो एससी, एसटी, ओबीसी जैसी आरक्षण जाति में नहीं आता हो, यानी कि जो ओबीसी, एससी, एसटी में नहीं आता है, यानी कि जनरल कैटेगरी में आता है, उसी का इसमें होगा। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारी जानकारी है इसमें। तो कितने परसेंट का आरक्षण मिलता है वो तो सभी को पता है कि 10% का आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दिया जाता है। अब बात करते हैं कि क्या बिहार का व्यक्ति जो बाहर है वो इसका लाभ ले सकता है? तो लाभ बिल्कुल नहीं ले सकता है। वही व्यक्ति लाभ इसका ले सकता है जो बिहार राज्य का मूल निवासी होगा। अब बात करते हैं परिवार की वार्षिक आय जो है वो कौन से ईयर के लिए काउंट होती है, किस वर्ष के लिए, यानी कि पिछले। तो इसमें उत्तर दिया गया है यहाँ पे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष, यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष का जो भी आय होगा उसको ही काउंट किया जाएगा। इसका जो वैधता है यानी कि वैलिडिटी होगी वो निर्गत की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। अब बात करते हैं इसमें जो वार्षिक आय जो है वो कितनी अधिकतम आय निर्धारित है। तो पहले से भी सभी लोगों को पता है कि 8 लाख रुपए तक का आवेदक जो है अधिकतम वार्षिक आय होनी चाहिए। इसमें आवेदन करने वाले आवेदक के परिवार की वार्षिक आय पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वेतन, कृषि, व्यापार, यानी कि जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है उसको सबको मिला के 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मेन है कि 8 लाख से ज्यादा आपको वेतन, कृषि, व्यापार और पेशा जो भी है आपका, उसको सबको मिला के 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 8 लाख से ज्यादा होगा तो आपको इस ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब जो बात करते हैं इसकी प्रक्रिया जो है, निर्गत करने की प्रक्रिया क्या है और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जो है उसको कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए जो है आपको जो है जो भी जहाँ भी आप रहते हैं, जब जहाँ भी आवेदक निवास करता है उस अंचल
में अगर है संपत्ति आपका जो भी है खेत वगैरह मकान, तो उसको भी काउंट किया जाएगा। अगर अंचल के अतिरिक्त जिस अंचल में आप रहते हैं उसके अतिरिक्त किसी और अंचल में भी अगर है तो उसको भी मिला के काउंट किया जाएगा। और उसके अंतर्गत अगर 8 लाख से कम है तभी आपको इसमें शामिल किया जाएगा। अब इसमें जो है परिवार की परिभाषा क्या है, जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो है परिवार की जो परिभाषा है उसमें जो है अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हो, अभ्यर्थी के माता पिता एवं 18 वर्ष से कम उम्र के आयु के भाई बहन, उसके पति पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संतान, इतने सभी लोगों को मिला के एक जो है अभ्यर्थी का परिवार माना जाएगा। यानी कि आपके परिवार में जो आपके माता पिता और भाई बहन हैं उन्हीं को काउंट किया जाएगा, उससे आगे नहीं काउंट किया जाएगा। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। विवाहित महिला के जो है उसका जो सॉरी ईडब्ल्यूएस बनेगा या फिर उसका जो सोर्स ऑफ इनकम काउंट होगा वो कहाँ से काउंट होगा। तो उसके लिए अगर वो विवाहित महिला है तो उसके स्वयं के परिवार यानी कि जो उसका पति है और पति का जो परिवार है उसका काउंट होगा, उसके साथ काउंट होगा। यानी कि जहां भी आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है आपके पति का, अगर आप कुछ नहीं करती हैं तो कोई महिला अगर कुछ नहीं करती है और विवाहित है तो उसके लिए आपको उसमें अपने मूल स्थान यानी कि मूल निवास स्थान पर, और विवाहित महिला के पक्ष में जो है पति के ही आधार पर, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पति के साथ रहने की स्थिति में पति के साथ अगर वो रहती है तो अस्थायी निवास अंचल यानी कि जहां भी आप पति के साथ रहती हैं तो पति के आय के आधार पर निर्गत होगा। लेकिन वैसी विवाहित महिला पिता के अगर अस्थायी पर निवास पिता के स्थायी निवास के आधार पर अगर निर्गत आवास पत्र काउंट होगा, यानी कि अगर आप बिहार की मूल निवासी हैं और आपके पिता के निवास के आधार पर जो निर्गत निवास प्रमाण पत्र है उसको भी आपको दिखाना होगा नए नियम के अनुसार। अब इसमें तलाकशुदा और परित्यक्ता यानी कि जिनको तलाकशुदा है या जो पति से अलग रहती हैं उनका जो अगर ईडब्ल्यूएस बनाना है तो उनके लिए कैसे गणना की जाएगी। तो कानूनी रूप से अगर तलाक है और या मैंने अलग है, कानूनी रूप से अलग रहते हैं तो आपका जो वो है ईडब्ल्यूएस जो है वो मूल अंचल से निर्गत होगा। यानी कि आप जहाँ निवास कर रहे हैं या फिर पिता के जो है उनके पिता के मूल निवास अंचल से निर्गत किया जाएगा। और मायके के ही जो परिवार के आधार पर आय और परिसंपत्ति की गणना करते हुए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पिता के मूल निवास अंचल से निर्गत किया जाएगा। यानी कि जो विधवा महिला है, सॉरी जो तलाकशुदा महिला है तो उसको जो पति से अलग रहती है तो उसका जो ईडब्ल्यूएस निर्गत होगा वो मायके से निर्गत किया जाएगा। सिंपल सी भाषा में आपको समझा देता हूँ। अब बात करते हैं कि जो तलाकशुदा महिला है जो न पति के साथ रहती है न पिता के परिवार के साथ रहती है, उस मामले में भी उसके पिता के मूल निवास से ही गणना किया जाएगा। और मायके के आधार अगर मायके के परिवार और मायके के आधार पर ही जो भी आय और परिसंपत्ति की गणना है वो भी अपने पिता के मूल निवास अंचल से ही निर्गत किया जाएगा। अब आरक्षण में बात करते हैं विधवा महिला के बारे में। तो विधवा महिला जो है वो अगर ससुराल में रहती है तो ससुराल पक्ष के परिवार की आय और परिसंपत्ति के आधार पर गणना की जाएगी। लेकिन अगर मायके में रहती है तो मायके पक्ष यानी कि पिता के जो है उसके आय और परिसंपत्ति के आधार पर उस मायके से निर्गत किया जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप मायके में रहती हैं, कोई विधवा है महिला मायके में रहकर ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना चाहती है तो मायके से बनेगा, और ससुराल में रहती है तो ससुराल से बनेगा। लेकिन आपको जो है अपने पिता का जो अस्थायी प्रमाण पत्र सॉरी अस्थायी आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना ही होगा। और आरक्षण का लाभ लेने के लिए अगर आप जो है किस आधार पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा उसके बारे में अब आप लोग बात कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में पहला जो है वो आपको 5 एकड़ की भूमि कृषि योग्य 5 एकड़ या इससे अधिक अगर है तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। और चाहे आपकी जो है वार्षिक आय 8 लाख हो या न हो, उससे कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इन चारों
के आधार पर अगर आप इस चारों क्राइटेरिया में आते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं ले सकते हैं। 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, 1000 स्क्वायर फीट या इससे अधिक आवासीय फ्लैट है, 1000 स्क्वायर फीट या इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट है। नगर पालिका क्षेत्र में अगर 100 स्क्वायर फीट जमीन है या इससे अधिक है तो भी आप नहीं कर सकते हैं। और नगर पालिका, अधिसूचित नगर पालिका से इतर क्षेत्र में 200 स्क्वायर फीट या उससे अधिक का जो भूखंड है, आवासीय भूखंड है, वो रहेगा तो आप उसका लाभ नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है वो अगर वेरिफिकेशन के समय उपलब्ध नहीं होगा तो इस प्रकार से मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में साफ शब्दों में और टूटी फूटी भाषा में आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। क्योंकि अगर मेन है महिलाओं के बारे में, अगर विवाहित महिला है, पति के साथ रहती है तो ठीक है, उसके पति के हिसाब से बनेगा, पति के ही जो पति का जो निवास ये अंचल है, अस्थायी अंचल है, वहां से निर्गत होगा। लेकिन अगर विवाहित महिला है, पति से अलग रहती है या तलाकशुदा महिला है तो उसका पिता के आवास के आधार पर पिता का जो घर है वहां से निर्गत किया जाएगा, यानी कि मायके से निर्गत किया जाएगा। विधवा महिला है, अगर वो मायके में रहती है तो मायके से निर्गत होगा, ससुराल में रहती है तो ससुराल से निर्गत किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो नया नियम लगाया गया है ईडब्ल्यूएस से संबंधित, इसी के आधार पर अब आगे चल के जो है ईडब्ल्यूएस निर्गत किया जाएगा। इससे संबंधित जो पत्र है वो सभी जिला पदाधिकारी को भेजा गया है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, और उनको कहा गया है कि जितने भी अंचल अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, उन सभी को भी ये जानकारी अच्छे तरीके से उपलब्ध करा दी जाए ताकि ईडब्ल्यूएस का निर्गमन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। अगर आप भी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर करें ताकि सारे लोगों को जो भी ईडब्ल्यूएस अप्लाई करना चाहते हैं उनको ये जानकारी मिल सके। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। हम अपने स्तर से भरपूर प्रयास करेंगे जवाब देने का। और अगर आपको ईडब्ल्यूएस अप्लाई करने में कोई समस्या आती है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उसका डेडिकेटेड वीडियो एक आपको बना कर दे उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना कि ईडब्ल्यूएस में जो नया नियम लगाया गया है ईडब्ल्यूएस बनाने से संबंधित, उसको कौन कौन सा नियम है, कैसे क्या क्या नई क्राइटेरिया फिट की गई है, सारी जानकारी हमने जाना। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।